मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। निश्चित रूप से जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। काउंटिंग के काउंटडाउन में उल्टी गिनती चल रही है, साथ ही चल रहे हैं दिग्गजों के दमदार दावे। गुरुवार को आए एग्जिट पोल्स में किसी ने बीजेपी की सरकार बनाई तो किसी ने कांग्रेस की। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलने के आसार बताए गए, जिसमें बहुमत की 116 सीटों से भी आगे 120 से 150 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही गई। अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार के अनुमान के बाद सीएम शिवराज ने महिलाओं से सहयोग मिलने की बात कही तो सिंधिया ने 48 के इंतजार की बात कही। देखो, कांटे की टक्कर। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार। ऐसा ही दावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी किया। एग्जिट पोल आने के बाद नाथ ने ट्वीट में लिखा कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। 3 दिसंबर को कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज रणनीतिकार पूर्व सीएम दिग्विजय 130 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करते दिखे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस के दावों के बीच वायरल वीडियो और यज्ञ हवन का दौर भी चल रहा है। समर्थक और आम जनता बेसब्री से अपनी सरकार का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है और एग्जिट पोल किसके लिए सटीक बैठा है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, पोल पर चल रहे सियासी बोल क्या वाकई सच के करीब होंगे? सवाल नंबर 2, तेज के चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान कितने सटीक साबित होंगे? सवाल नंबर 3, अनुमान के मुताबिक क्या एमपी को स्पष्ट बहुमत वाली सरकार मिलेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पोल पर सियासी पोल। बंसल न्यूज का जो तीसरा सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या मध्य प्रदेश को एक स्पष्ट बहुमत की सरकार मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की टक्कर हम देख रहे हैं कि 4 एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में, 3 कांग्रेस के पक्ष में और 1 तटस्थ है इस मामले में कि दोनों को 100 के आसपास की सीटें या बिल्कुल मुकाबले की सीटें दिखा रहा है। तो 8 जो पोल है, हालांकि इसका जो औसत अगर हम देखें कि ये जो 8 एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के हैं, इनका जो औसत कह लीजिए वो बीजेपी को एज दे रहा है और बीजेपी 122 के आसपास खड़ी है और कांग्रेस 105 के अंदर सिमटती हुई दिख रही है। अगर एवरेज की बात करें कि इन एग्जिट पोल का हम एवरेज निकालकर एक अनुमान लगाना चाहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश कहीं 2018 की तरह फिर तो त्रिशंकु जैसी स्थिति के नज़दीक नहीं पहुंचेगा और यही वो सवाल है जिससे हम सब बचना भी चाहेंगे कि वो स्थितियां ना बने।
बहरहाल अपने अपने दावे हैं, दोनों ही पार्टियां खम ठोक रही हैं। बीजेपी काफ़ी उत्साहित है क्योंकि एग्जिट पोल का सिरा आप कह सकते हैं कि उसकी तरफ झुका हुआ है सकारात्मक रूप से, और कांग्रेस मायूस तो ज़रूर है एग्जिट पोल से, लेकिन उम्मीद उसने भी नहीं छोड़ी है क्योंकि 3 एग्जिट पोल उसके पक्ष में हैं और उसके नेता बदलाव की बात कह के बार बार एग्जिट पोल, जो तमाम एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, उनको नकारने की कोशिश भी कर रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, रणनीतिकार हैं चुनाव के और स्पोक्स पर्सन स्टेट हैं ही। बहुत स्वागत है। जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी रहेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के साथ ही जैसे ही जुड़ेंगे मेहमान, उनका परिचय हम उसी वक्त आपसे कराएंगे। सबसे पहले जगदीश जी मैं आपकी तरफ आता हूं। अब जबकि चंद घंटे बचे हैं जब मतगणना आरंभ हो जाएगी, आप कहां खड़ा देख रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश को एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी या फिर खींचतान की सरकार का संकेत, क्या कहेंगे? शरद जी, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिखना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण बहुमत जिसको आप कह रहे हैं, ये पूर्ण बहुमत ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी पार्टी को, जो मेरा मानना है कि 130 या 135 सीटें मिल रही हैं, जो भी ये बहुत निकट का मामला है। क्योंकि चुनाव सिर्फ 2 इशू जो थे वो चुनाव में काम किए हैं। एक पहला इशू ये था कि सत्ता विरोधी मत, जिसपे कांग्रेस की पूरी आस टिकी है, और बीजेपी के पास चेहरे सब पुराने थे, लेकिन शिवराज जी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो लाडली बहना, बीजेपी की सारी उम्मीद उस पर टिकी है। और चेहरों की अगर चुनाव की बात करें तो चेहरा भले ही बीजेपी ने, हाईकमान ने शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट ना किया हो, लेकिन ये सीधा पूरा चुनाव जो है वो पूरा शिवराजमय ही था। शिवराज ही बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे। मोदी जी अपने जगह चेहरे हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कोई नेता चेहरा था तो वो शिवराज थे कमलनाथ के मुकाबले। तो चेहरों के बीच में इलेक्शन जो है, और मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानूंगा शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कि 18 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी चमक वैसी फीकी नहीं पड़ी है। कोई एंटी इनकम्बेंसी उनको लेकर नहीं हो पाई है। और लाडली बहना जो उन्होंने खेला, निश्चित रूप से महिला का वोट बीजेपी को ज्यादा मिलना तय है, लेकिन सत्ता विरोधी मत भी ज्यादा है। यही वजह है कि ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है चुनाव का, आप देखिए एग्जिट पोल भी कोई साफ तस्वीर नहीं बता पा रहे हैं। पूरा उलझा हुआ चुनाव लग रहा है और परिणाम भी बहुत उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आज भी ये कह रहा हूं, 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे, मैंने आपके चैनल पे फिर कहा था और आज फिर कह रहा हूं, बहुत चौंकाने वाले होंगे शरद जी। मैं चूंकि बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी अपनी मर्यादा है, लेकिन बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। उस जिस दिन 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। अरे आपने इतना कहा सर, हम खबरदार हो गए सर। अरे हम आपकी विशेषज्ञता से परिचित है, आपका इतना संकेत करना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत चौंकाने वाले होंगे। मर्यादा निश्चित तौर पर रहती है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो चौंकाने वाला चुनाव है, कई दिग्गज राजनेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। तो जरा ये भी समझाइए मुझे कि आप कितने उम्मीद से भरे हैं कि एक तो बहुमत की सरकार हो, वो आपकी सरकार हो, बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस की हो, बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सरकार जो भी आए सर अब वो वैसी नहीं हो। मतलब माफ़ कीजिएगा, लाचार शब्द प्रयोग करने का मन नहीं करता, लेकिन जहाँ खींचतान होती है वहाँ सरकार ही लाचार हो जाती है। तो ये भरपूर जनाधार की सरकार हो, लाचार ना हो। जी, पहले मैं जगदीश जी की भावनाओं को 2 लाइनों में व्यक्त कर लूँ, उनके डिप्टी डायरेक्टर की तरह जी कि 100 पे 2 खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो बहुमत मुझे दिलाए। तो बिल्कुल जगदीश जी, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इसके बड़े मायने हैं डॉक्टर वाजपेयी, आप जो कह रहे हैं। बलिहारी शब्द के, जी बलिहारी शब्द के, बिल्कुल सही बात कि मैं उसी के बलिहारी हूँ जो मुझे। जी एनीवे तो बहुत अच्छा एग्जिट पोल मैं इसको मानता हूँ। आप लोगों की एक्सरसाइज है, पूरे देश को बधाई। नंबरों की लड़ाई झगड़े चलने दीजिए, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा जो मैंने आपसे बोला था। 3-4 बिंदु बहुत स्पष्ट हैं शरद जी, जो कि रिजल्ट में भी आपको दिखाई देंगे, जो बदलेंगे नहीं नीतिगत रूप से।
पहली चीज जगदीश जी ने इशारा किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड लूंगा बस। कांग्रेस के साथी जो हैं उनको हम फोन पर ले लेते हैं, वो ट्रैफिक में कहीं फंसे होंगे, तो उनको फोन पर ले लीजिए। जब तक वो यहाँ आते रहेंगे अपनी बात कहते भी रहेंगे। जी डॉक्टर तेजस्वाल। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज सरकार के खिलाफ नहीं थी। मध्य प्रदेश की तासीर बायपोलर की है, तो बायपोलर वोट बैंक इंटैक्ट दिखे। और तीसरी बात मैं जरूर उसमें जोड़ना चाहूँगा आप सब सुधीजनों के लिए कि छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात मध्य प्रदेश का ऐसा कोई चुनाव नहीं है शरद जी, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा हो, जिसमें 2 वोट भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कम मिले हों जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बायपोलर पॉलिटिक्स में एज हमेशा बीजेपी की है। और यदि हमें कोई एंटी इनकम्बेंसी हम नहीं देख रहे हैं तो अब तो हमारी बात मानिए, हमारी सरकार बहुमत से और स्पष्ट मत से बननी है। और एक बात और अच्छी है शरद जी, जो आपकी चिंता है कि स्वतंत्र मध्य प्रदेश में आज तक कभी भी त्रिशंकु सरकार नहीं बनी है, केवल एक कुछ महीने के लिए रही। फिर उसके बाद भी जब हमारी सरकार दोबारा बनी तो हमने मैंडेट को क्लियर लिया और उसको आज तक मतलब एक बहुमत की वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शरद जी, मतलब बाहर से समर्थन नहीं किया किसी ने भी। तो हम बाहर के समर्थन के आधार पर चलाती हुई सरकार को 2023 तक चुनाव में नहीं लाए। तो भाग्य से मध्य प्रदेश की जो चुनावी राजनीति रही है वो आप लोगों की भावनाओं को भी स्पष्ट करती है। और मैं भी इसी अभिमत का हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार में जाएंगे। नंबर्स पे मैं अभी बहुत क्लेम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इन चीज़ों को लेकर। एक सवाल मुझे बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी जनता की तरफ से तो हमने सुनी है, क्या विद इन दी पार्टी भी कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है? देखिए, ओपिनियन मेकिंग क्लास अपने अपने अनुभव के आधार पर अपना अपना मत बनाती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उसको कहते हैं जब 80% आम जनता नहीं, मैं कह रहा हूँ सर बीजेपी में तो नहीं थी कोई एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस में कहा जाता था कि वहां लीडरशिप को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी रहती है हमेशा। देखिए शरद जी, आप चूंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मेरा जवाब आपके सामने तय है, तो मुझे मत उसमें उलझाइए। मैं आप लोगों को ज्यादा सुनूंगा, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि आई एम स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी। तो इट इज नॉट माय वर्क टू इंट्रोस्पेक्ट द बीजेपी, ये हमारे लीडर्स का काम है और आप जैसे सुधीजनों का काम है कि जो मार्ग आप दिखाएंगे उस पर हम चलेंगे। प्रश्नों को मैं नहीं नकारता हूँ, उसके पीछे कुछ संदर्भ होंगे, पर मैं उनको चैलेंजेस के रूप में पार्टी के लिए लेता हूं जिसमें हम सुधार करेंगे। मैं जगदीश जी से समझूंगा इसको। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी शब्द सरकार के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां सरकारें बदलती हैं, जो 2003 में हमने देखा था और हमने उसका लाभ लेकर 173 से सरकार बनाई थी। मनोज, इस बार एक परसेप्शन ये बड़ा माना गया कि जो बीजेपी में तथाकथित रूप से कुछ द्वंद्व थे, टॉप लीडरशिप को लेकर बीजेपी में जो द्वंद्व माना गया कथित रूप से कि कोई द्वंद्व है, उसका कारण ये माना गया कि ये अब कहा ये भी जा रहा है, मैं सब अनुमानों की बात कर रहा हूं और समीक्षकों के जिनसे मैं भी अवगत हुआ हूं उनकी बात कर रहा हूं, उनका कहना है कि ये विद इन दी पार्टी ये स्वर निकला, ये बाहर से नहीं था। ये स्वर, ये नाराजगी का स्वर जनता की तरफ से एक स्वाभाविक, जैसा डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि एक स्वाभाविक जो होती है प्रक्रिया कि सत्ता में आपका सफर बढ़ता है तो नाराजगी कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, और वो स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी होगी, फिर विधायक से होगी, सांसद से होगी, लोअर ब्यूरोक्रेसी, जी हाँ जी, लोअर ब्यूरोक्रेसी से होगी, और फिर चीजें आगे बढ़ती। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी का स्वर अधिक था? और मैं कांग्रेस के साथी के बारे में जान लेता हूं कि क्या अपडेट है, अगर फोन पर भी नहीं जुड़ पा रहे हो तो हम कोई विकल्प देखें दूसरा। जी देखिए शरद जी, एक तो पहली बात यह है कि जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें एक तो कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही, दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो जनता ही तय करेगी। मतलब कांग्रेस यदि बदलाव की तरफ भी जाती है तो जनता जाएगी, और सरकार की तरफ भी आती है तो जनता ही तय करेगी। जैसा आप कह रहे हैं, मैं उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा हूं कि पार्टी के भीतर जो बातें हैं वो निश्चित रूप से अंतिम दौर तक एक द्वंद्व तो दिखाई दिया, और आज भी जब कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं, वरिष्ठ लीडर से बात करते हैं, तो वो खुद विश्वास नहीं कर पाते इस चीज पर। इसका मतलब है कि द्वंद्व था, लेकिन ये द्वंद्व किस तरफ जा रहा, तो मुझे लगता है कि जनता ने इस बात को समझा है। एंटी इनकम्बेंसी जब होती है, जब जनता के बीच में आप जाइए और वो यदि इस बात को प्रदर्शित करती है, तो मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जनता के बीच में कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, चाहे बीजेपी को लेकर कहे या फिर सत्ता को लेकर कहे। और इसीलिए जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं,
ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि एज यानी बढ़त भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखाई देगी। भले पार्टी के भीतर जो भी चीजें चलती रही हो, लेकिन अंतिम 2-3 दिनों में जो चीजें ठीक हुई है तो उसका असर दिखाई देगा, लेकिन कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहने वाली। बिल्कुल। और साथ ही कांग्रेस से जुड़ गए हैं और एक मिसाल याद आती है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आ ही गए। बताइए, महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस के, ऊर्जावान प्रखर वक्ता हैं सैयद जाफर साहब हमारे साथ हैं, उनका इस्तकबाल। और जाफर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जिट पोल को लेकर आपके लीडर्स ने तमाम बातें कही हैं और उनका ये भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये एक प्रेशराइज करने की कोशिश है सिस्टम को। और यही बात सुरजेवाला साहब ने कही है कि हम दीपक की तरह हैं, सूरज हमें ये जिम्मेदारी दे गया है कि हम लड़ते रहेंगे पूरी ताकत से। आप क्या कहते हैं और अपनी संभावनाओं को किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो एक बदलाव का चुनाव था। अब बदलाव का चुनाव कहाँ पर था? वो कर्मचारी वर्ग जो पुरानी पेंशन की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से करता रहा, वो अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर आक्रोशित था। और जब सरकार ने ये बात उनकी नहीं मानी तो सीधे उनका चेहरा कमलनाथ जी की तरफ गया। आज जो एग्जिट पोल आए हैं, आप एग्जिट पोल की भी चर्चा कर रहे थे, अगर हम 6 बड़ी एजेंसियों को देखें तो उसके हम मूल सर्वे पे जाएंगे तो जो बढ़त है वो कांग्रेस पार्टी को ही मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस एजेंसी को लेकर कल से हाय तौबा मच रही है, जो कि पूरे प्रदेश में सारे लोग कह रहे हैं कि बदलाव है, और अचानक एक बड़े चैनल के सर्वे के रूप में ये दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत भारी बहुमत मिल रहा है। मुझे ये बताइए, उनके न्यूज रूम में क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस न्यूज रूम से जो वीडियो आया है वो वायरल नहीं हुआ है, वो उस न्यूज रूम ने जारी किया है, जो कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर विश्वसनीय चैनल है, उनके न्यूज रूम के अंदर का जो वीडियो जो साफ कह रहा है कि प्रदीप गुप्ता जी, आपके जो आंकड़े हैं ये मैच नहीं खा रहे हैं, अगर हम इसको दिखा देंगे तो लोग हमें गालियां बकेंगे। इससे बड़ा प्रमाण मुझे लगता नहीं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि उस चैनल की कथित तौर पर असहमति थी और वो बनवाया गया है वीडियो? मैं नहीं मान रहा हूं, मैं तो वो तो खुद ही कह रहे हैं न्यूज रूम ने जारी किया। हाँ, जारी किया ना वो तो। भाई मुझे बताइए, इतना सुरक्षित न्यूज रूम से अगर कोई वीडियो आ रहा है तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो ये एजेंसी के ये जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वे करते हैं। आप उठा के देख लीजिए तारीखें कि कब वो एजेंसी के प्रमुख मुखिया मध्य प्रदेश आते हैं और किस भाजपा के नेता के यहां बैठकर वहां पे रणनीति बनती है और किस प्रकार का सर्वे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सर्वे एजेंसी है, ये सर्वे एजेंसी मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रही है। तो वो जिस प्रकार से उनके लिए बाइस होकर काम कर रही है वो दिखा। लेकिन मुझे क्या लगता नहीं आपको 10 सेकंड। हाँ, सर देखिए, इनका सारा गुस्सा किस पे है? अब सर्वे एजेंसी चुनाव करा रही है क्या? परसों आ जाएंगे रिजल्ट, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप वो जो उनकी आपस की बातचीत है उसको बड़े कह रहे हो वो सही है और सर्वे गलत है। भाई या तो दोनों सही है या दोनों गलत हैं। ऐसा थोड़ा ना होता कि आधा हिस्सा सही आधा। दूसरी चीज शरद जी, आप ये चतुराई से न्यूज़ 24 भूल जाते हैं, वो तो राजीव शुक्ला जी का है ना, आपके माननीय सांसद हैं, तो फिर वो सही वो उसको नहीं बोल रहे कुछ भी, वो 125 दे रहा है हमको। तो ये एक सिलेक्टिव, देखिए कांग्रेस को शोभा नहीं देता। 84 में जैसा आपने किया था ना साहब, कि 3 सिखों ने एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी जघन्य, तो आपने सिखों के ऊपर पूरा बड़ा पेड़ और छोड़ा। ये करना जनरलाइजेशन बंद करिए पत्रकारों के ऊपर। मान लिया उनसे गलती भी होती है, अब क्या सारी उंगलियां तो उठा दी आपने उनके ऊपर, अब उठाने से क्या फायदा? मत करिए, नहीं आप बहुत लंबा बोल गए। बोल लीजिए सर, आपसे सवाल हो रहा है चुनाव के ऊपर शरद जी, लेकिन आप वार मैसेंजर पे करने लगे। अच्छा छोड़िए उसको, आपकी बात दर्ज हो गई जी। मूल विषय क्या है सर हितेश जी? वो तो भूल ही गए आप, तो सवाल उनने किया था, उनने किया ही नहीं था एग्जिट पोल का सवाल। चलिए बोल लीजिए। पोल पर सवाल है तो एग्जिट पोल पर मैं जवाब दूंगा। अब मैं पूछता हूं कि जनता से आप जो सर्वे कंपनी आज बता रही हैं, तो 24 पे क्या कहना है आपका? एक मिनट,
नहीं 24 पे क्या कहना है? पर्याप्त धैर्य रखिए आप दोनों जी। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ 24 पे मैं क्या कहना है? आ रहा हूँ जी। वो जो जनता, वो जो शासकीय कर्मचारी जिन्होंने पूरे पुरानी पेंशन के नाम पर वोट दिया, वो संविदा कर्मचारी जो नियमित के नाम पर वोट दिया, वो अतिथि शिक्षक को अतिथि विद्वान जिन्होंने आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट दिया, सब आपको नहीं दे रहे वोट, वो पुलिस इसलिए आप नाराज हो रहे हो। वो पुलिस कर्मचारी जिन्होंने आपकी ये वोट नहीं दे रहे के साथ जो आपने आपकी सरकार नहीं बन रही। चलिए हम कम से कम मुद्दों पर तो आए, नहीं तो मुझे सरकार लगा नहीं बन रही है जी। कि मध्य प्रदेश में जो आज सरकार कमलनाथ जी की बनने जा रही है वो मुद्दों के आधार पे बनने जा रही है। जगदीश जी, जगदीश जी, उन मुद्दों पे जगदीश जी मुझे ये बताइए, मांग रही है। मुझे जरा ये समझाइए कि एक एग्जिट पोल आपका भी होगा, हालांकि ये आप कहेंगे कि शरद जी मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल हमारा भी होता है। जैसे आप संस्थाओं को देखते हैं, आप एक करीब करीब 3 दशकों से राजनीति को देख रहे हैं, तो मैं अगर आपके एग्जिट पोल की बात करूं कि जगदीश द्विवेदी जी ने जो देखा और समझा है, वो क्या इन एग्जिट पोल से सहमत है जो भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहे हैं, यानी 4 एग्जिट पोल, या आप उन 3 एग्जिट पोल से अधिक सहमत हैं, या कहीं बीच में खड़े होना चाहेंगे दोनों के, जैसा एक एग्जिट पोल है वो बीच में खड़ा है, 8 में 4 बीजेपी के पक्ष में है, 3 कांग्रेस के पक्ष में है, या आपको लगता है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में साफ तौर पर आप खड़ा होना चाहेंगे? जी देखिए शरद जी, मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़ा तो नहीं होना चाहूंगा, और एग्जैक्ट पोल जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आंकड़ा बहुत आसपास का रहना है। ये जितने भी एग्जैक्ट पोल हैं, जो जितनी भी ज्यादा सीटें दे रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल आपको बता के चल रहा हूं कि एक दल की 105, दोनों 105 से 125 के बीच में दोनों को आना जाना है। अब 3 तारीख को यह आंकड़ा कौन छुएगा? बहुत चंद सीटों के मार्जिन से सरकार बननी और बिगड़नी है, और 22 सीटें जो बगावत वाली हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इस पूरे में, और यही जो मैं आपसे कह रहा हूं, यही गणित को प्रभावित करेंगी, यही गणित बिगाड़ेंगी 22 सीटें, जिन 22 सीटों पे बागी ज्यादा दमखम से मैदान में हमको इस चुनाव में दिखे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो दूसरी बात है वो ये कि चेहरा भले ही चुनाव, मैंने जैसे आपसे कहा, चेहरा भले ही कोई ना हो, कांग्रेस ने एक मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया कमलनाथ जी, बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन चेहरा शिवराज जी ही थे। कहीं ना कहीं कोई बात जो अगर मैं बीजेपी के प्लस पे मानता हूं, तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी अगर सत्ता फिर से सरकार बनाती है या कांग्रेस फिर से सरकार बनाती है, बहुत भविष्य के गर्भ में है, 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक बात जो प्लस है वो ये तो है कि 18 साल की अपनी सरकार के बाद भी अगर उसने एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं होने दी, या वो जो भी सर्वे है उसे 100 सीटों के पार दे रहे हैं, तो ये बीजेपी की एक तरह से आप विजय मान के चलिए शरद जी। महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी, लेकिन ये भी बताती हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ अधिक इस चुनाव में प्रतीत हुई। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि आप चुनाव लड़ते हैं तो चेहरे को लेकर स्पष्टता रखें, और कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करें। और कलेक्टिव लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, तो शिवराज जी कलेक्टिव लीडरशिप के एक आइडियल एग्जाम्पल हैं। वो कभी मध्य प्रदेश में अटकते झटकते नहीं दिखे किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ। तमाम बातें हैं, लेकिन ये सवाल भी दोनों पार्टियों के लिए 2023 का ये चुनाव छोड़कर जा रहा है कि 2 युवा प्रतिनिधि जो इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज यानी बीजेपी और कांग्रेस उनके लिए क्या सोचती हैं। 30 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह जी विधायक बन गए थे, 30 से 1-2 साल की ऊपर की उम्र में शिवराज जी विधायक बन गए थे, कमलनाथ जी का तो 40 साल का संसदीय जीवन भी हो गया। अब क्या 40 और 50 की एक पीढ़ी सिर्फ इंतजार करे और ये सुनती रहे दोनों पार्टियों में कि इंतजार इंतजार और इंतजार? एक पॉलिसी होनी चाहिए, बड़ी मजबूत रणनीति, नहीं तो चुनाव तो आएंगे, लेकिन शायद आप डॉक्टर हितेश वाजपेयी और सैयद जाफर जैसे कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाएंगे सर। रेडी टू ईट आएगा और इवेंट मैनेजमेंट की तरह टाई लगा के लोग आएंगे, वी कैन मैनेज इट सर, नो इश्यू सर, हाँ कमल खिलेगा सर, पंजाब बिल्कुल आगे बढ़ेगा सर। आप ये सुनना चाहते हैं सर तो सुनते रहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत भविष्य में झांक लेते हैं सर और ज़्यादा बोल भी जाते हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा सर। चुनाव का मौका है, हमारा जोश थोड़ा सा होश पर भारी ना पड़ता है सर। बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सभी का, सैयद जाफर साहब, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मनोज जी। बने रहिएगा बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।